इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के लिए बड़े चुनावी वादे करने वाले केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बनाया है। जीत के लिए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की कर्नल कोठियाल से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है, सुनिए उसे। दिल्ली और पंजाब के बाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कमर कस के चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपने सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। हमारे साथ हैं कर्नल अजय कोठियाल, इनसे हम बात करते हैं। सर, एक ऐसा स्टेट जहां पे कांग्रेस बीजेपी दो पार्टी लगातार बदल बदल के सत्ता में आ रही थी, आप लोग कहां से बीच में आ गए उनकी नज़र में और कहां पाते हैं अपने आप को इसमें? कांग्रेस बीजेपी दोनों मतलब मैं देखूं तो करीब 100 साल पुरानी पार्टीज़ है, इस्टेब्लिश पार्टीज़ है। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना हमारा कभी पॉलिटिक्स में आने का इंटरेस्ट था, ना हमें जानकारी थी इस फील्ड की। अब कांग्रेस बीजेपी पिछले 20 साढ़े 20 साल में उत्तराखंड में, मैं यहीं की बात करूंगा, जब से उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, उन्होंने ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि जो उत्तराखंड से उम्मीद करी जाती थी जब वो अलग बना, वो तो कहीं पे भी कुछ नहीं हुई। हम भी क्योंकि कभी भी पॉलिटिक्स वाले नहीं थे, लेकिन कुछ टाइम से 2013 की आपदा के बाद में हम क्योंकि समाज के साथ जुड़े हुए थे, तो हमें भी लगता था कि हमें ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें, समाज सेवा में, गवर्नेंस में। और उस गवर्नेंस में आने का तरीका था कि पॉलिटिक्स में। तो इस चक्कर में हम भी बीच में आ गए, आम आदमी पार्टी बीच में आ गई, क्योंकि जनता तीसरा विकल्प देख रही है। और तीसरे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी जो मुद्दे दिल्ली में साबित कर चुकी है, वो आज उत्तराखंड की बेसिक नेसेसिटी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी वहाँ पे अरविंद केजरीवाल खुद थे, उनके नाम पे वोट पड़ा। उत्तराखंड में लगता है आपको कि उनके नाम पे वोट आपको मिलेगा, आपकी पार्टी को वोट मिलेगा, ये जानते हुए कि वो तो दिल्ली के सीएम हैं? लेकिन है क्या कि मतलब दिल्ली जैसी जगह जो सबसे खतरनाक है, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सबसे बड़ा बैटलफील्ड था, वहाँ पे अगर उनकी लीडरशिप में साबित हो रखा है कि कैसे इफेक्टिव गवर्नेंस, कैसे एजुकेशन, कैसे हेल्थ के कामयाब मॉडल बनाए जा सकते हैं, कैसे विमेन को एक अलग स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, मतलब प्रायोरिटीज दी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें तो यहाँ पे भी है। उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए हम इस पार्टी को ज्वाइन करा है हमने। और केजरीवाल जी इसलिए हर महीने आ रहे हैं और आकर के एक अच्छी घोषणा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की तरक्की के लिए होगी। अच्छा, घोषणा दो अलग अलग तरह की घोषणा हम देखते हैं। दिल्ली के चुनाव में हमने ये देखा कि वहाँ पे जो बातचीत होती थी तो ये होता था कि मंदिर मस्जिद ये सब नहीं होता था। वहाँ पे आप बात करते थे कि विकास की बात हो, हॉस्पिटल बनाएंगे, मंदिर की बात नहीं होती। यहाँ पे जो आप लोग राजनीति कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा आते ही आप हिंदुत्व की राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा शिफ्ट दिख रहा है। दिल्ली में जिस तरह का एजेंडा आप लोगों का रहता है वो, और उत्तराखंड में क्या ये इसलिए कि यहाँ पे मुस्लिम वोटर्स कम हैं? नहीं, देखो, बात तो रिलीजन की तो हो नहीं सकती। मैं तो खुद जिस ऑर्गेनाइजेशन से आ रखा हूँ, वहाँ तो सेक्युलरिज्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। वहाँ तो मंदिर को भी, मंदिर मस्जिद सबको बोलते हैं सर्व धर्म स्थल। लेकिन मैं उस जगह पे भी जब मैं कभी फॉर्म भरता था तो लिखा जाता था नाम अजय कोठियाल, रैंक कर्नल, यूनिट गढ़वाल राइफल्स, रिलीजन हिंदू, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड में तो क्योंकि हिंदू रिलेटेड बहुत सारी स्पिरिचुअल फीलिंग्स हैं, हिमालय यहाँ पे है, गंगा यहाँ पे है, चार धाम यहाँ पे है, यहाँ पे संस्कारों में कहीं ना कहीं एक अच्छी सी फीलिंग आती है। ये तो आध्यात्मिक राजधानी है और ये तरक्की के लिए है। अगर ये इंटरनेशनल फोरम में फेमस होगा ये आध्यात्मिक राजधानी, जैसे हम उसको लीगलाइज करेंगे, तो यहाँ पे तो लोग ज़्यादा आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा। जब राम मंदिर का इशू चल रहा था तब आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये कहा गया कि इस विवादित जगह पे जो है या तो हॉस्पिटल बना दे या यूनिवर्सिटी बना दी, वो ज़्यादा बेहतर हो। राम मंदिर, राम जन्म स्थान से ज़्यादा तो स्पिरिचुअल कोई और जगह नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रिलीजियस प्लेस। लेकिन उत्तराखंड में आके सीधा सीधा आप लोग चुनाव में सबसे पहली घोषणा जो करते हैं कि हिंदुओं के लिए हम एक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी बना देंगे, स्पिरिचुअल राजधानी, स्पिरिचुअल, हाँ, आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। तो ये इसलिए सवाल बनता है कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। स्पिरिचुअल राजधानी भी बननी चाहिए और स्कूल और हॉस्पिटल भी अच्छे बनने चाहिए। हम तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना के करेंगे यहाँ। बिजली और पानी की बात आप लोग करते हैं कि हम फ्री में देंगे। हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ी दिक्कत है उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में। वो आप लोग नहीं कह रहे कि यहाँ भी सब हम वही फ्री में सारे दवाई और फ्री में हॉस्पिटल्स, और वो क्या एजेंडा में है? देखो क्या होता है कि आप ना एक कागज़ में लिखो 5 वर्ड, पलायन रोक देंगे, बिजली पानी दे देंगे, हॉस्पिटल अच्छा करेंगे, एजुकेशन अच्छी करेंगे, रोजगार कर देंगे, करप्शन हटाएंगे।
तो ये तो लिखने वाली बात हो गई। अगर आपने समाज को समझाना है तो मतलब ये तो एक कैंपेनिंग मॉडल होता है ना। सबसे पहले था बिजली पानी, बिजली का आप देखिए बिजली का कैसे कामयाब रहा। कोई 10,65,000 या 10,70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हमारे उसमें, और उनसे हमारे मतलब टेलीफोनिक भी चल रहे हैं। अब उसके बाद में आज आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी यूथ के बारे में बताने, यूथ का फ्यूचर का मतलब क्या है कि हाउ टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू यूथ इन उत्तराखंड। उसके बाद में तीसरा कैंपेन शुरू होगा, पर तीनों को एक साथ अगर बोल देंगे तो कुछ भी नहीं समझा पाएंगे हम। तो सारे के सारे अभी तो 4 महीने हैं, 4 महीने मतलब 120 दिन। और सर दिल्ली मॉडल की बात करते हैं आप लोग, आपके जो विपक्षी पार्टी हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली का एक मॉडल दिलवर नेगी का भी है। वहाँ पे दंगा हुआ था, उत्तराखंड के एक बच्चे की हत्या हुई, सरकार ने कुछ नहीं किया, और वही पार्टी अब यहाँ पे चुनाव लड़ रही है और वही पहाड़ के लोगों की भलाई की बात कर रही है। ये संभव नहीं है, उसको बहुत अच्छी तरह से प्रचारित भी किया जा रहा है। देखो क्या है ये ना, ये वो कैसे पॉलिटिसाइज करा जाता है रिलीजन के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे असांप्रदायिक तरीके बना करके। दिलबर नेगी आपने नाम लिया तो सिंपल सा उदाहरण है, यहीं का रहने वाला है, खली सैंड का। दिलबर नेगी 2 भाई थे, दोनों जाके दिल्ली में काम कर रहे थे। एक गाजियाबाद में कर रहा था बड़ा भाई, दिलबर कर रहा था वो मिठाई की दुकान में। अब वो दंगे हो गए शाहीन बाग में जब इशू हुआ, और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी भी थे उसमें। कपिल मिश्रा जी ने भी बड़ी डायनामिक स्पीच दी। उसके बाद में दिलबर नेगी जी अनफॉर्चुनेटली वो जल के मर गया। दिलबर नेगी जब मरा तो वहाँ का पार्षद था, मतलब आम आदमी पार्टी को कैसे जोड़ा जाता है, वहाँ का पार्षद था ताहिर हुसैन। आप ये देखो कि कपिल मिश्रा का जब ऑफिस जो होता था वो तो ताहिर हुसैन के घर में था, मेन ऑफिस जो था वो उस घर में था जहाँ पे कि ताहिर हुसैन कहते हैं कि वहाँ से वो करने की कोशिश करेंगे। कहते थे कपिल मिश्रा ताहिर हुसैन भाई भाई। अब आम आदमी पार्टी कैसे आ गया, क्योंकि ताहिर हुसैन वहाँ का पार्षद था और आम आदमी पार्टी में था। गवर्नेंस आपको पता है दिल्ली में, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन उसके अधीन है। पार्षद तो पता है सबको कि ताहिर हुसैन था आम आदमी पार्टी का। पार्षद से सीनियर कौन होता है, मैं आपसे ही पूछूंगा कौन होता है सीनियर इलेक्टेड? विधायक। वहाँ का विधायक कौन था? वो था मोहन सिंह बिष्ट, वो उत्तराखंड का था, वो बीजेपी का था, उसको तो कोई चेक नहीं करता। क्योंकि नैरेटिव क्रिएट करे जाते हैं उत्तराखंड में। शायद इनको इस तरीके के ना नैरेटिव नहीं लाने चाहिए उत्तराखंड में। अगर बोले इस तरीके की बातें तो मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स करे पॉलिटिकल पार्टी, पर इन रिलीजन वाली चीज़ों को यहाँ लाएंगे ना, यहाँ पे लोगों को उससे इंटरेस्ट नहीं है। लोग काम करने वाले भी हैं, लोग मजबूर हैं इन्हीं की वजह से, और उसमें अगर ये खेल करके वो करेंगे तो बहुत ही ख़राब बात है। कपिल मिश्रा जी आते हैं, दिलबर की बहन से राखी बंधवा रहे हैं, आज तक तो थे नहीं। उल्टा मैं आपको बताऊं, कपिल मिश्रा ने 3 लाख रुपए दिए थे दिलबर नेगी को, उसके घर वालों को, पोस्ट डेथ। ये गणेश जोशी जी हैं यहाँ के मंत्री, उनकी लड़की नेहा जोशी, कोई मतलब नहीं था, उसने भी 1 लाख रुपए दिए। उत्तराखंड सरकार ने भी 5 लाख रुपए दिए क्योंकि उत्तराखंड का रहने वाला था। लेकिन ऐसा ही एक और केस हुआ दिल्ली में, वो हुआ मिंटो ब्रिज में। मिंटो ब्रिज में नीचे से पानी भर गया, एक टेम्पो ड्राइवर जा रहा है, उसने सोचा पानी कम है, डूब गया। 2 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली, उसकी डेथ भी उतनी बुरे तरीके से हुई। पानी से मरना और आग से मरना, क्योंकि मैं फौज में हूँ तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि हम टेररिस्ट के साथ ऐसे कई बार करते हैं। वो भी उत्तराखंड का था, उसका नाम था कुंदन सिंह। उसको ना ये क्या बोलते हैं कपिल मिश्रा ने पैसे दिए, ना नेहा जोशी ने दिए, और उत्तराखंड सरकार भी भूल गई। आम आदमी पार्टी ने दिलबर नेगी को भी 10 लाख दिए और उसको भी 10 लाख दिए। तो नैरेटिव कैसे क्रिएट हो जाते हैं, ये बड़े अजीब तरीके हैं। इन नैरेटिव्स को हमने उत्तराखंड में आने से रोकना है। आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, समझते नहीं, लेकिन राजनीति तो खाँटी होती है इस यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा। इस खाँटी राजनीति में आप बहुत दिनों से घूम रहे हैं, पहाड़ों में लोगों से मिल चुके हैं, कैंपेन आपका चल रहा है, कहाँ देखते हैं अपनी पार्टी को आप, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुत पुरानी पार्टीज हैं, लेकिन क्योंकि इनके जो यहाँ पे नॉमिनेटेड जो लोग आते हैं वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं खाली। बीजेपी वाला देख रहा है कि मैं इस बार इलेक्शन लड़ा और मेरे को जनता ने जिता दिया, 5 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, तो मैं दोबारा कैसे जाऊँगा जनता के सामने। तो वो देख रहा है मैं कांग्रेस में कैसे चले जाऊँ, वहाँ जाकर के बोलेगा वो बीजेपी में हो नहीं पाया, अब मैं कांग्रेस में आ गया हूँ, अब करूँगा। सेम केस कांग्रेस का है। बीजेपी की लीडरशिप अपने बंदों को देख रही है कि कोई भाग ना जाए, कांग्रेस की लीडरशिप अपने बंदों को देख रही है। तो ये तो सब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो ये तो जनता देख रही है, जनता उम्मीद कर रही है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, 9 साल पहले जो बनी थी पार्टी, वो दिल्ली में परमानेंट इस्टेब्लिश हो गई है और सब जगह अपने को प्रूव कर रही है। तो इसका तो एक्सेप्टेंस बढ़ना है। कैंपेनिंग के तरीके, समझाने के तरीके हमारे अच्छे होने चाहिए, पक्का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। और क्योंकि मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ तो मेरे को तो दिख रहा है कि रिकॉग्नाइज अच्छी हो रही है पार्टी।
सर, उत्तराखंड का एक इशू है बहुत बड़ा, देवस्थानम बोर्ड वाला। आपकी पार्टी का क्या राय है? क्या आप लोग मानते हैं कि वो बोर्ड होना चाहिए और उससे यहाँ जो चार धाम की यात्रा है या देश भर से जो लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो पाएगी कि, या जो पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी वो होना चाहिए? देखो, यहाँ पे चार धाम में चार हैं फेमस। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। सबके तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं, कॉमन भी हैं कुछ चीज़ें। जैसे बहुत पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले जब यात्री आते थे धार्मिक भावना से, तो तब ना सड़कें होती थी ना पुल होते थे, तो तीर्थ पुरोहित नीचे जाते थे, हरिद्वार और उससे भी नीचे। कुछ राशन पानी लेके जाएंगे, कुछ दवाइयाँ लेके जाएंगे, कुछ कपड़े लेके जाएंगे और अपने जजमानों को लेके आते थे ऊपर। उसके बाद बीच में रास्ते में चट्टियाँ होती थी, चट्टी में रुके, कुछ सोने का स्थान नहीं होता था, आग लगती थी, 4 लकड़ियाँ जला दी, बस उसी के आसपास आप सो रहे हो। जंगली जानवर भी दूर, थकान भी थोड़ी सी वो हो गई। उसके बाद में ऊपर लेके गए, उनको रखा उन्होंने, तीर्थ पुरोहितों ने पूजा कराई, कोई दक्षिणा वगैरह कुछ नहीं, पैसे कुछ नहीं। जब यात्रा बंद हो जाती थी तब तीर्थ पुरोहित जाते थे जजमानों के इलाकों में, गुजरात, बंगाल, सब जगह, और वहाँ दक्षिणा उनको दी जाती थी। बड़ा अच्छा सा एक मॉडल था, उस मॉडल को कहीं फॉलो नहीं करा गया। यहाँ पे हो गया कि अपने नज़रिए से बनाओ देवस्थानम बोर्ड। वो स्टेज आ गया कि एक पुरोहित ने तो खून से चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि कम से कम देख तो लो। तो देवस्थानम बोर्ड तो 100% स्क्रैप होना चाहिए। सर, एक और बड़ा इशू है जो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं, भू कानून। क्या लगता है कितनी आवश्यकता है पहाड़ी राज्यों में और खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो, और यहाँ जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या राय है? देखो, भू कानून सबसे पहले जब जोड़ दिया गया तो तिवारी जी ने बनाया, वो भी बड़ा सिंपल सा बनाया, कुछ उसमें था ही नहीं पावर, अथॉरिटी रोकने की या कुछ करने की। फिर खंडूरी जी के टाइम पे थोड़ा सा और स्ट्रांग हुआ। अभी 2018 में एक वो बनाया गया है, एक अमेंडमेंट, और उस अमेंडमेंट की वजह से भू कानून पूरा रद्द हो गया। आज भू कानून को तो वापस आना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चलो अजय कोठियाल की तो शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं है उसके, लेकिन दूसरा जो कोठियाल है उसके तो बच्चे भी हैं, वो आकर के क्या मतलब राम सिंह लोहिया के उसमें रहेंगे, मतलब जमीन तो उसकी होगी। तो इसका मतलब भू कानून तो होना चाहिए, लेकिन भू कानून के साथ में ऐसा भी होना चाहिए कि भू कानून को बाईपास करने के लिए कोई कानून ना हो। जैसे क्या हुआ, अभी 2 या 3 साल पहले यहाँ पे हुई थी इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट में बुलाया सबको, बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेट थे, कि आओ उत्तराखंड में देखो यहाँ पे कितनी अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और योगी सरकार के 4.5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। पूरी खबर और डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।